लेकिन हमें एक बात समझ ही नहीं आ रही है, शंभू राजा आए क्यों नहीं? उन्हें आना चाहिए था। रायगढ़ से आपके पिताजी के लिए संदेश आता है। स्वराज्य पर संकट आया है, होशियार रहिए। और हमें संदेश तो दूर की बात है, हमें ज़बानी संदेशा भी नहीं मिला है। शंभू राजा ने दुश्मन से संपर्क किया। दुश्मन से संपर्क मतलब स्वराज्य द्रोह। स्वराज्य द्रोह हमारे लिए ब्रह्मास्त्र। युवराज, देखिए आप दुखी मत होइए। और पिताजी ने कहा है ना कि दिलेर खान की फौज अब पीछे हट गई है और स्वराज पर आया हुआ संकट टल गया है। स्वराज्य पर का संकट दूर हो गया या फिर जोर शोर से आने के लिए 2 कदम पीछे हट गया है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। गणोजी राव, मेले में जाने के बदले अखाड़े में आए हैं हमारे सभी सैनिक। हाँ? अब क्या बोलूं मैं? हम कब से इंतजार कर रहे थे अखाड़े में जाने के मौके के लिए। घर में होते हैं पर सारा ध्यान अखाड़े में ही होता है। युवराज जी, ये रेनू तो रोटी बनाते वक्त भी तलवार की तरह चलाती है। और युवराज, ये तो सोते वक्त भी हर हर महादेव बोलता है। ये रेनू कुछ भी क्या बता रही है युवराज जी को? जी ठीक है, झगड़िए मत। बहुत प्यारे बच्चे हैं। बहुत ही प्यारे हैं सारे बच्चे, जैसे कि रान पाखरो हैं। जी बिल्कुल, रान पाखर। रान पाखर। रान पाखर। अब ठीक है? जी जरूर, बेशक बोल सकेंगे। आप भाषा प्रभु हैं। तो बच्चों, आज क्या सीखना है? तलवार, भाला या कुछ और? युवराज, आप हमें जो भी सिखाएंगे हम सीख लेंगे। अच्छा, लेकिन हम ये सब किस लिए सीख रहे हैं? हम ये सब सीख रहे हैं अपने स्वराज्य के लिए, स्वराज्य के रक्षण करने के लिए। किसके लिए? स्वराज्य के लिए। और जिसकी रक्षण के हेतु में हम ये सब सीख रहे हैं, उस स्वराज्य का अर्थ क्या है? ठीक है, तो आज हम तलवार या भाला सीखने के बजाय स्वराज्य क्या है ये समझते हैं। आपको पता है ये खेल? ये तो लगोरी है। आज हम लगोरी खेल खेलेंगे। युवराज, आप भी हमारे साथ ये खेल खेलेंगे? हाँ, और केवल हम ही नहीं, हमारे साथ कविराज और गणोजी राव भी खेलेंगे। क्या? हाँ बिल्कुल, हम पीछे थोड़ी ना हटेंगे। हाँ, लेकिन खेलने से पहले इस लगोरी का अर्थ समझ लीजिए। लगोरी का कोई मतलब भी होता है? सही में लगोरी का भी कोई अर्थ होता है? ये मेरे लिए नई बात है। अब ये देखिए, ये 7 पत्थर है। ये पहला यानी सबसे नीचे वाला हमारा मराठी मुल्क महाराष्ट्र। ये दूसरा यानी महाराज शाहजी राजे साहब ने इस मुल्क में देखा हुआ एक सपना, स्वराज्य बनाने की कल्पना। ये तीसरी यानी रानी मां की स्वराज्य को संपन्न करने वाली शिक्षा, उनकी प्रेरणा। ये चौथा पत्थर यानी हमारे पिताश्री छत्रपति शिवाजी की। छत्रपति शिवाजी की स्वराज्य निर्मिति। ये 5वां यानी इस स्वराज्य की प्रजा। ये 6ठा यानी स्वराज्य के महान किले। और ये 7वां पत्थर यानी कि उस किले की सुरक्षा के लिए लड़ने वाले बहादुर सैनिक, बिल्कुल आप जैसे। कितनी सुंदर लग रही है स्वराज्य की लगोरी। लेकिन इसी लगोरी को गिराने के लिए, स्वराज्य को नुकसान पहुंचाने के लिए दुश्मन हमेशा तैयार रहता है। बिल्कुल इस गेंद की तरह। वो कभी मुगल, कभी सिद्धी या फिर कोई फिरंगी भी हो सकता है। वो मौके का इंतजार करते हैं और हमला कर देते हैं, स्वराज्य को हराने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन हमें उनको मात देके इस स्वराज्य की लगोरी को बड़ी दृढ़ता से, होशियारी से और चतुराई से फिर जमा करनी होगी। तो खेल की शुरुआत करें। अब हम 2 दल बनाएंगे। एक दल में गणोजी राव और सभी लड़के, और दूसरे दल में हम और सारी लड़कियां। और कविराज जी, आप इस खेल का निरीक्षण करेंगे। जी।
गणोजी राव जी। पहले आप खेलिए। हाँ, चलो चलो बच्चों, खेलते हैं। अंबादास, क्या हुआ है? अंबादास, क्या हुआ? उठो बेटा, क्या हुआ तुम्हें? उठ जाओ। बहन जी आप धीरज रखिए, डरिए मत, वो अच्छा हो जाएगा। इन्हें हमने दूध दिया है और वैद्य को भी बुला लिया है। उन्हें आराम की जरूरत है। इसे आराम की नहीं, इसे रोटी की जरूरत है। 2 दिन हो गए हैं, बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी ही पी रहा है। सिर्फ पानी? सरकार जी आप क्या बताएं, अपने ही दांत और अपने ही होंठ। ये सब क्या है? इस साल बारिश ही नहीं हुई और जो भी बोया उसका सिर्फ नुकसान ही हुआ। पिछले साल भी यही हुआ था, ठीक से उगी हुई फसल भी सूख गई। एक तो हम गरीब हैं और फिर ये अकाल। हमारी तो हालत बदतर हो गई है और इस खेत के लगान ने तो जीना मुश्किल किया है। कर्जदार बार बार घर पर आते हैं। अभी पिछले ही सप्ताह में 4 महीनों का लगान दिया है। लेकिन स्वराज्य में तो खेत का लगान साल में एक ही बार दिया जाता है। जी हाँ, लेकिन हम देते हैं 4 महीनों का एक साथ। अभी परसों ही हमने कुछ सामान बेचकर लगान भर दिया है, मतलब माघ, फाल्गुन, होली और शिमगा दे दिया। हमने कहा ले जाइए। किसी को तो ज्यादा भूख लगी है, इसीलिए इन्हें भूखा रहना पड़ रहा है। मतलब इन्होंने माघ, फाल्गुन, होली और शिंगा का लगान भरा हुआ है 4 महीनों का, लेकिन वास्तव में 2 ही महीने होते हैं। माघ और फाल्गुन, होली और शिमगा ऐसे कोई महीने हैं ही नहीं, फिर भी 4 महीनों का खेत का लगान लिया है इनसे। युवराज जी अब आप ही न्याय कीजिए, या तो सहारा बनिए या फिर मार दीजिए। मरना क्यों, जीना चाहिए। कविराज, इस साल का गांव का खेत का लगान माफ कीजिए और 2 महीनों को 4 महीने किसने किए उसकी भी छानबीन कर लीजिए। जी युवराज। बहुत एहसान है आपके युवराज जी। उठिए, भगवान के पैर छुए जाते हैं, इंसान के नहीं। आप भगवान समान ही हैं। युवराज, आपने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन युवराज, इनके जैसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उनका क्या? कविराज, स्वराज्य की लगोरी को फिर से अच्छे से जमा करनी होगी। लगान माफी का आदेश है युवराज। संदेश भेज दीजिए उन्हें। जी युवराज। युवराज, मन में एक किंतु है, आप कहें तो बोलूं? बोलिए, बेझिझक बोलिए। लगान माफी का आदेश तो आपने निकाला, लेकिन सुरनिश जी शायद बुरा मान जाएंगे। कविराज, हमारे सामने ऐसे अन्याय होते हुए हम देख रहे हैं, फिर भी किसी को उनके काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं ऐसा लग रहा हो, इसीलिए हम चुप रहे। तो ये युवराज पद किस काम का है? हाँ युवराज, हमारा वो मतलब नहीं था। कविराज, हम मुहिम पर नहीं जा सकते, हम मान गए। रायगढ़ पर नहीं रह सकते, वो भी मान गए। लेकिन जिस प्रजा के लिए यह स्वराज्य बना है, उसी प्रजा पर अन्याय हो रहा है, और वो भी स्वराज्य में, तो वो हमें कभी मंजूर नहीं होगा। तो इस बात से किसी और को बुरा लगे या नाराज हो जाए, किसी को मनाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। युवराज, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। सुरनिश को आप बताइए, बातचीत कीजिए, ताकि उन्हें पूर्व सूचना मिले। हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं लगती। हमें जो सही लग रहा है वही हम कर रहे हैं। कविराज, हम सब बातें सह लेंगे, समय आने पर खुद पर भी अन्याय सह लेंगे, लेकिन प्रजा पर हुआ अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बचपन से हमने यही सीखा है कि स्वराज्य केवल प्रजा के लिए ही स्थापित हुआ है, प्रजा के भले के लिए है। प्रजा को स्वराज्य में अपनापन मिलना चाहिए। खेत का लगान भी इतना ही लेना चाहिए कि देने वाले को उससे परेशानी ना हो।
जो खेत की फसलों की और प्रजा के मन का ख्याल रखता है ना, वही स्वराज्य है। और यहाँ अगर 3 दिन छोटे बच्चे भूखे रहकर सिर्फ पानी पीकर जी रहे हो ना, तो खुद को युवराज कहलवाने से हमें शर्म आनी चाहिए कविराज। ये ऐसे गरीब लोगों को लूटने वाला स्वराज्य ना रानी माँ को पसंद है और ना ही हमारे पिताश्री को। इस संदेश से हम स्वराज्य का भला ही करना चाहते हैं। गरीब लोग यानी कि स्वराज्य की बुनियाद होती है, उनकी सुरक्षा करनी ही चाहिए। संदेशा भेज दीजिए। जी युवराज। जिसने आपके बोल सुने मानो वो भाग्यशाली बना, जिसने आपकी बात सुनकर ना मानी वो पत्थर है बड़ा। अन्याय अंधकार में प्रकाश देने वाला बुधभूषण बड़ा। जुल्मियों के साये भी भयभीत, न्याय करने जब युवराज खड़ा, न्याय करने जब युवराज खड़ा। परसों तुम सुबह सुबह आओ मेरे साथ। मुर्गे ने बांग दी तब मैं पाचार में था। लेकिन इतनी जल्दी में? मालिक के लिए करना पड़ता है और घटना भी कुछ ऐसी ही घटी है, इसलिए दिन रात नहीं सोचा, बिना रुके आया हूँ। हाँ? ऐसा क्या हुआ है? यही बता दूं? अभी बताऊं? यही बोलो, अभी बोलो। खबर होती है तो जब तक वो ना सुनो तब तक मेरी जान अटकती है। बोलो। युवराज ने लगान माफ किया है। लगान माफ किया? किसका? पूरी प्रभावली का। प्रभावली का लगान माफ किया? नहीं, युवराज बिना आज्ञा ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन किया उन्होंने, और किसानों ने इस बात का स्वागत किया है। किसानों का क्या जाता है स्वागत करने में? अजी परसों से वही हंगामा चल रहा है। ढोल बजा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, शंभू राजा का गुणगान गा रहे हैं। श्रृंगारपुर में उत्सव मन रहा है, त्योहार की तरह। त्योहार मना रहे हैं? अजी जिसका बेटा अखाड़े में चक्कर खा के गिर गया, उसका बाप ढोल बजाने में माहिर है। लगान माफी सुनते ही उसने बजाया ढोल। लेकिन वो लड़का चक्कर खा के गिर गया, ऐसा क्यों हुआ? अजी युवराज के अखाड़े में बच्चे आते हैं, युवराज उन्हें सिखाते हैं। उनमें से एक लड़का चक्कर खा के गिर गया। युवराज ने पूछताछ की तो वो लड़का भूखा निकला। भूखा क्यों था? क्योंकि उनसे जबरदस्ती लगान वसूल किया था, इसलिए। तो युवराज ने छानबीन की, फिर लगान अधिकारियों का झूठ सामने आया। क्या झूठ था? अजी माघ, फाल्गुन, होली, शिमगा असल में 2 महीने हैं, लेकिन गिनते समय 4 महीने गिन के 2 महीने का ज्यादा लगान वसूल किया गया। झूठ है ये। किसान झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने तो लगान माफ कर दिया। लगान माफ करने वाले वो कौन है? स्वराज्य के सुरनीस हैं हम। हमारे काम में दखल देने की उन्हें जरूरत क्या है? हम उनके काम में दखल देते हैं क्या? गांव के लोगों की और कुछ परेशानी रहेगी तो बता दीजिए। प्रणाम युवराज जी, आपने गांव वालों का लगान माफ कर दिया है, इसलिए गांव वाले आपसे मिलना चाहते हैं। अभी इस समय? हाँ, मैंने लाख समझाया कि आप लोग फिर कभी आइएगा, परंतु उन्होंने माना नहीं। ठीक है, बुला लीजिए। जी युवराज। आइए आइए आइए, सभी लोग आ जाइए। बोलिए। युवराज, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जी 2 दिन से चैन से सो पा रहे हैं। ऐसे ही अपनापन बनाए रखिएगा। हमने तो हमारा कर्तव्य निभाया है और कुछ नहीं। आप निर्भय रहिए और चिंता मत कीजिए। युवराज, आपके लिए कुछ खाने की चीजें लाए हैं। हम चाहते हैं कि आप इन्हें खाइए। हमारे लिए तोहफा? पहले से उठा लीजिए। ऐसे मत खाइएगा, ये समझ लीजिए भगवान का भोग लाए हैं। आपको क्या लग रहा है कि हम इस भेंट से खुश हो जाएंगे? जी मतलब नहीं, हमसे कुछ गलती हुई क्या युवराज? इस तोहफे के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं। हाँ। हमें तोहफा मंजूर नहीं है। उठा लीजिए।
मतलब हमको समझे नहीं। युवराज का मान सम्मान ऐसे किया जाता है? क्या युवराज की खातिरदारी ऐसे की जाती है? हमें ये आपकी तरफ से तोहफा नहीं चाहिए। आपके घर की चटनी भाकरी खाने की इच्छा है हमारी। हमें निमंत्रण दीजिए। जी जी, निमंत्रण देते हैं। आपके गांव में आप सभी के साथ बैठकर हमें चटनी भाकरी का स्वाद चाहिए। वादा? पक्का समझ लीजिए। सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था पता नहीं। शिव 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 शिव, ये तो अब हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। और मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। यकीन नहीं हो रहा? श्रृंगारपुर में किसानों ने गुलाल उड़ाया, दिवाली मनाई, लगान माफ हुआ इसलिए। हाँ, अब वो जश्न मनाएंगे। मैं कहता हूँ मेरे अधिकार में दखल देने की जरूरत क्या है? चलो दखल दी, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम मुझसे तो पूछते, या बस युवराज है इसलिए कुछ भी करेंगे? तो अब क्या करें? मैं अब चुप नहीं बैठूंगा। मैं महाराज को खत लिखूंगा। मैं लगान माफ नहीं होने दूंगा, देख लीजिए। परंतु अन्नाजी पंत जी, युवराज जी ने जो निर्णय लिया है वो आखिरी है। वहाँ आप क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। देख लीजिएगा आप। मैं मेरे मन मुताबिक चलूंगा। आपका मतलब? मेहमान की लाठी से सांप मारूंगा मैं। कैसे? मतलब सांप हम मारेंगे, लेकिन लाठी मेहमान की लेंगे। इससे हमें दोष नहीं लगता। सांप मर गया मेहमान की लाठी से। लाठी ही नहीं होती तो सांप भी नहीं मरता। मतलब करेंगे हम और इल्जाम दूसरों पर लगाएंगे। सही समझे। लाठी? खूंटी पर से मक्का निकाल दीजिए। मैं? अजय किसी और को बताइए। हमारी यहाँ महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। कौन सी बातचीत चल रही है? और क्या है, आपको कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता क्या? कावेरी। युवराज की इतनी भागदौड़ आपको दिखाई नहीं देती? आप इतने अंधे हो गए हैं? बहुत हो चुका, बहुत बोल लिया। आपकी जगह उधर अंदर है, चूल्हे के पास। चूल्हे में फूंक मारिए। चूल्हे पर फूंक मारने से अन्न पकता है, और आपके दिमाग में षड्यंत्रों के अलावा कुछ भी नहीं पकता। पछताइएगा जब आपको समझ में आएगा। ध्यान में रखिएगा मेरे ये शब्द। युवराज, आज बहुत बड़ा काम किया है आपने। किसानों का लगान माफ कर दिया है। उनके चेहरे पर खुशी लेकर आए हैं आप। युवरागी, प्रजा भूखी रहते हुए हम खाना कैसे खा सकते हैं? हमें उसका एहसास है। आपकी प्रजा के लिए आपके मन में बहुत प्रेम और लगाव है। आपने सही निर्णय लिया है युवराज। एक बात कहूं, हमें ऐसा लगता है इन लोगों के लिए लगान माफी सिर्फ अब के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए उन्हें बाहर निकालना जरूरी है। हम यही सोच रहे हैं। लेकिन किसानों के लिए लगान कोई नई बात थोड़ी है। बरसों से यही चल रहा है। जो है सो है, अब उसमें हम नहीं बदलाव ला सकते। क्यों बदला नहीं जा सकता? मतलब ठान लिया तो बदलाव कर सकते हैं, लेकिन स्वराज्य के नियमों के अनुसार अगर लगान वसूल किया तो लगान भी मिलेगा और किसानों के सर का भार भी कम होगा। यहाँ अब हर कोई कानून बनाने लग गया है। हाँ, कानून है, लेकिन हमारे फायदे के लिए। अगर इन नियमों का फायदा किसानों को ना मिले तो फिर उनका उपयोग क्या है? ये बात तो है कि रानी माँ ने और पिताश्री ने मिलकर बहुत सोच समझकर ये नियम बनाए हैं। किसान स्वराज्य की बुनियाद है और वो मजबूती से रहना चाहिए। और वो कैसे? अगर किसी साल फसल अच्छी नहीं हुई तो उस साल कोई लगान नहीं लेंगे, और अगर दूसरे साल अच्छी फसल आई तो दुगना लगान देंगे और सारा चुका देंगे। और यहाँ किसानों को डरा कर लगान वसूल किया जाता है। परंतु ये तो दंडनीय है। मुगल शासन और स्वराज में अंतर क्या है फिर? लेकिन बहना,
इतना बड़ा स्वराज्य है तो फिर थोड़ा इधर उधर ऊंच नीच होगी ही ना। जो बोएगा वो खाएगा कहा जाता है ना। भैया ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छी बात है ना, किसानों की फिक्र कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों का क्या? वो अपना पेट कैसे भरेंगे? मतलब उनकी मनचाही गलतियों को आप अनदेखा करेंगे, यही कहना चाहते हैं ना? ऐसा थोड़ी ना कहा हमने। अन्याय करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बेवजह सारी व्यवस्था मत बदलिए। हड़बड़ी मच जाएगी उससे। और जीजा जी, अब अगर बात चल ही गई है तो वतनदारी का कुछ कीजिए। बहुत से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये स्वराज है, सभी के लिए नियम समान है। यहाँ कोई मनसबदार नहीं है, वतनदार नहीं है। वतनदार नहीं मतलब? ये आप बताने वाले कौन हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल साफ है। मैंने सिर्फ आपको स्वराज्य के उसूल समझाए हैं। मुझे कोई भी होशियारी ना सिखाए। गणोजी राव। युवराज, अगर हमसे गलती हो रही होगी तो आप बताइए हमें, लेकिन देखिए, गलतियां हमसे हुई है। भैया भोजन तैयार है और हम यहाँ बातचीत में उलझे हुए हैं। भोजन के लिए चलिए ना। आपके पसंद के मोदक बनाए हैं। युवराज, आप भैया को लेकर आइए। नहीं, फिर कभी आएंगे। घर में इंतजार हो रहा होगा। युवराज, हमें भी आज्ञा दीजिए, चलता हूं मैं। चलता हूं, आज्ञा दीजिए। आज्ञा हो तो एक बात बतानी थी। कैसी आज्ञा? हम समझे नहीं। बात यह है कि राजा राम राजा बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। उनका अभ्यास अच्छा है, वो चतुर हैं, होशियार हैं और मोहक भी हैं। मुख्य बात यह है कि वो हर किसी को अच्छे लगते हैं। हाँ तो आप कह रहे हैं वो सारी बातें उनमें हैं। आंखें बंद कर लीजिए तो बिल्कुल महाराज जी की तरह दिखते हैं। और कितने शांति प्रिय हैं, चिल्लाते नहीं, गुस्सा नहीं करते। पंत, आपने गौर किया है, बाल राजा को देखते हैं तो मन तृप्त हो जाता है। जी हाँ, और युवराज होते हुए भी कितने विनम्र हैं। और इसमें भी आपकी मेहनत का ही नतीजा दिखता है महारानी जी। अजी, हमें तो रह रह के लगता है महारानी जी ने युवराज को नहीं, प्रति महाराज को जन्म दिया है। अब कहाँ है वो? पढ़ाई करने बैठे हैं। आगरा से महाराज का भेजा हुआ खत पढ़ रहे हैं। कल महाराज के लिखे राजपूतों को भेजा हुआ खत वो समझ रहे थे। बुधभूषण भी पढ़ लेते हैं। देखिए, इस उम्र में कितना उत्साह है उनमें। इसीलिए तो आज्ञा लेने आए थे। आज्ञा? कौन सी आज्ञा? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बाल राजा अब कचहरी में आए, वहाँ न्यायदान करें। न्यायदान? अरे वे बच्चे हैं अभी। लीजिए मोरो पंत। अजय महारानी जी बाल राजा के उम्र के थे तब शंभू राजा ने कालो जी को न्याय दिया था, उसके हाथ में तलवार दी थी। हाँ बिल्कुल, और रानी माँ ने उनकी कितनी प्रशंसा भी की थी। अजय, रानी माँ की बात ही अलग थी। वो हमेशा शंभू राजा को आगे करती थी, इसीलिए उनमें हिम्मत आई है, इसलिए लोगों से संपर्क हुआ उनका। रानी माँ की तो यही नीति थी। देखिएगा, सोचिएगा। आज्ञा दीजिए। ओए, जरा रुक जा। जी? तू हमेशा युवराज के आगे पीछे क्यों करता है? जी, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब हमेशा उनके इर्द गिर्द रहते हो। वो जरा कुछ बोले तो नंदी बैल की तरह गर्दन हिलाते हो। देखिए, जो अच्छा है, बेहतर है, मैं बस हाँ बोलता हूँ। हाँ तो बोलना, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन युवराज को हमारे हिस्से में भी थोड़ा आने दोगे कि नहीं? हाँ? तुम्हारे दोस्त वो कुछ दिन पहले हुए हैं, लेकिन हमारे जीजा पहले से ही हैं।
जी बिल्कुल। हम उनकी तारीफ करने की कोशिश करें, उनसे बात करने की कोशिश करें, उनके साथ घूमने की कोशिश करें, तो क्या होने दोगे तुम? अरे हमारी बहना आई है मायके, उन्हें चूड़ी और साड़ी का तोहफा नहीं दे पा रहे हैं, तो अब दे दीजिए। कैसे देंगे? ये दीवार बीच में होते हुए। देखिए आप। अखाड़ा खड़ा किया हमने, लेकिन वहां पर भी लंगोट पहन के हमसे पहले तू खड़ा। और एक बात बता, उन्हें हमारी हवेली आने के लिए समय नहीं, और तू किसानों के दरवाजे पे लेके जाते हो उनको। मैं? ये देख, वो युवराज हैं, उन्हें युवराज की तरह रहने दो। लोगों के आंगन तक पहुंचने लगे तो युवराज का मान मिलेगा क्या उनको? ऊपर से गांव वाले सर पर चढ़कर नाचेंगे सो अलग। देखिए, वो उनकी आदत है, स्वभाव है वो उनका, लोगों में घुलने मिलने का। वो युवराज हैं, उन्हें युवराज की तरह रहने दो। आगे पीछे मत करो, औकात में रहो, और कविता के लिए मुंह खोलो, कम बोलो। देखिए, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। ना दाने से ना पानी से मुझे आस शंभू राजा से। हाँ? जी, वो मेरे मित्र हैं, देवता है मेरे लिए, रसिक हैं, सरस्वती के पुत्र हैं, मैं उनका भक्त हूँ। क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसा होता है मुझे। वही पाव शेर की धूमधाम और शेर सुनसान, यही हालात चल रहे हैं सब। सुन ले कलश भाई, आखिरी बार बता रहा हूँ, फिर से नहीं बताऊंगा। अपना शेर पाव शेर संभालो, औकात में रहो। जी। जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। ये बात मैं ध्यान में रखूंगा। हाँ। जो है सो है। ठीक है महारानी जी, आज भी न्याय के लिए आए हुए लोग वापस गए। यह ऐसा चल रहा है। हाँ, मतलब महाराज जी दक्षिण मुहिम पर गए हैं, तब से सारे फैसले रुके हुए हैं। और ऐसा होना अच्छी बात नहीं है। स्वराज्य में समय पर न्याय ना होना, ये तो बदनामी का कारण है। ऐसा होना सही नहीं है, परंतु इन मुकदमों का फैसला करेगा कौन? वही तो सवाल है। महाराज यहाँ नहीं है, युवराज श्रृंगारपुर में, और कुल मुख्तियार का मोहर और कटियार युवराज जी के साथ उधर हैं। अब इसका क्या उपाय है? यहाँ उपाय एक ही है, महारानी जी आपके होते हुए और कौन फैसला करेगा? हम? यानी कि काम भी जल्द से जल्द हो जाएगा। महारानी जी, आप इसके बारे में सोचिए, हम सभी यही चाहते हैं। नहीं नहीं, हम फैसला करेंगे, ये बात हमें उचित नहीं लग रहा। और इसके अलावा क्या महारानी जी? हम चाहते हैं कि आप इन मुकदमों को श्रृंगारपुर ही भेज दीजिए, काम पूरे हो जाएंगे। पर एक ही फैसला करवा के क्या होगा? हाँ? पीछे पीछे एक और आ जाएगा। ऐसे और बहुत से फैसले रुके हुए हैं। तो फिर श्रृंगारपुर में राजधानी ले जाते हैं, वहीं जाकर सब बैठते हैं। कितना मजा आएगा माताश्री, हम सब चलेंगे वहाँ। हम अपने दादा साहेब के साथ बहुत खेलेंगे, हरदम उनके साथ ही रहेंगे। राजधानी हिला देना या रायगढ़ छोड़कर जाना, ये उचित नहीं सुरनिस। तो हम क्या करें, आप ही बताइए। अगर हम आपको सुझाव दे तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी। सोचिए, कोई मार्ग तो निकालिए। हम कह रहे थे, मतलब ये पात्रता नजर आ रही है इसलिए बोल रहे हैं। राजा राम राजा ही न्यायदान करें। क्या? जी हाँ, ये विचार बिल्कुल बढ़िया है। अरे फिर खेलेगा कौन? और फिर बालराज जी की उम्र ही क्या है, ये कैसे न्यायदान करेंगे? अजी महारानी जी, शंभू राजा ने पहला न्यायदान किया था, तब उनकी उम्र क्या थी? हाँ, परंतु कैसा है ना महारानी जी, मछली के बच्चे को तैरना सिखाने की जरूरत नहीं होती।
आप बाल राजा जी पर जिम्मेदारी डालिए और फिर देखिए। पर युवराज को कैसा लगेगा? उन्हें क्या लगेगा? अगर ये युवराज न्यायदान करेंगे तो वो युवराज आनंदित ही होंगे, है ना मोरोपंत? जी हाँ महारानी जी, अब ज्यादा मत सोचिए। बाल राजा जी को शंभू राजे की जगह पर बिठा दीजिए। सूरज उग गया है सुनहरी किरण बिखेरते हुए, महाराज हमारे माए बाप रायगढ़ पर। युवराज शंभू राजा जैसे देवकी के कान्हा, जैसे हो यशोदा की गोद में रखा कृष्णा कान्हा। नमस्कार रानी जी। सवेरे सवेरे आपके दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। आपकी बेटी बहुत सुंदर गाना गाती है। ये सुबह के गीत बहुत अच्छे से गाती है। भगवान के दर्शन करते वक्त सुनती हूँ मैं। भैया का नाम हमेशा इनके गीतों में रहता है। युवराज शंभू राजे जैसे देवकी का कान्हा, यशोदा की गोद में रखा जैसे कृष्ण कान्हा। तुमने कविता बहुत ही अच्छी तरह से गाई। पूरा गोकुल आंखों में समाया। यशोदा, देवकी, यमुना नदी का पानी। यमुना नदी का पानी। माताश्री, यमुना जल। राजकुमार शंभू, इतने दुश्मन आपके पीछे, हर कदम पर संकट थे, फिर भी आप हमारे लिए यमुना का पानी लेकर आए। माताश्री, हम आपके लिए इतनी छोटी बात भी नहीं कर सकते हैं क्या? अरे बेटा सूर्या, अब मस्ती बंद करो, दूध पी लो। नहीं पीऊंगा। लेकिन क्यों? दूध पर मलाई होती है, मैं नहीं पीऊंगा मलाई वाला दूध। तुम्हारी भी युवराज जैसी आदत हो गई है। हाँ, क्या हुआ? किसने क्या कहा हमारी हिरनी को? युवराज, बोला नहीं उन्होंने, बल्कि गुस्सा हुए हम पर। कैसे गुस्सा किया? उन्होंने कहा कि फिर से दूध में मलाई नजर आई तो देखिएगा हम क्या करेंगे। पुतला रानी जी, शंभू राजे मतलब बिना माँ का बच्चा है वो। आप हमें आज एक वचन दीजिए कि उन्हें कभी दूर नहीं करेंगी। हमारा वचन है, हम उनमें कभी भी फर्क नहीं करेंगे। बंटवारे की मांग वो करे और कर्नाटका आपको जाकर रहना है। बंटवारा वो मांगे और घर छोड़कर आप चले जाएं, और आपको उसका बुरा भी नहीं लग रहा। आप एक पेड़ की तरह हैं, अगर काट दिए तो भी तेजी से बढ़ेंगे। जो आपको काटेगा या तकलीफ देगा उसे भी आप अपने बड़े दिल से माफ कर देंगे, है ना? माताश्री, आप शांत हो जाइए। एक तो भोलेनाथ और एक आप, क्या फर्क है आप दोनों में? कल फौज निकलेगी और हम राजकुमार को घोड़े पर सवार होकर फौज की अगवाई करते हुए देखेंगे। वो तो नहीं होगा, और आपने ऐसा निर्णय ले लिया। हमें लेना पड़ा। और रानी जी, आपको क्या लगता है कि हमें बहुत खुशी हो रही है? दिल पर पत्थर रखकर यह निर्णय लिया है। महाराज, हमें आपकी राजनीति समझ में नहीं आती, पर एक बात सच है कि हर वक्त राजकुमार के सपने और उम्मीदों को कुचला ही जाता है। माताश्री, क्या हुआ? कुछ नहीं,
चलिए। शंभू भैया की याद आ गई ना? हाँ, आज यादें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चलिए। चलिए। आप सोई नहीं अब तक? आज बाल राजा की यादें हमें बहुत सता रही है। हम इतने दिनों तक आज तक कभी उनसे दूर रहे ही नहीं। आपने देखा ना, जब हम जा रहे थे तब वो कैसे दौड़ कर आए थे हमारे महल में, वहीं सो गए। जाते समय वो बच्चा इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि जगाने का मन नहीं हुआ। जब पहली बार वो हमारे साथ श्रृंगारपुर आए थे तब वो कितने छोटे थे। गर्मी और इन बरसातों में स्वराज्य की ठंडी हवा, जब तक रानी माँ है यहाँ नहीं है किसी बात की चिंता, जब तक रानी माँ है यहाँ नहीं है किसी बात की चिंता। इतना लंबा सफर, लेकिन फिर भी वो थके नहीं। और उस नाचने वाली के सामने आप अपनी आंखें बंद करके बैठे थे, ये भी उन्होंने ही बताया हमें। उन्हें बहुत प्यार है हम पर, बस एक ही रट लगाए रहते थे, दादा साहेब दादा साहेब। ये सुख उन्हें तलवार सिखाना रह ही गया। ये सुख क्या उन्हें भी हमारी याद आती होगी?